चलिए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट में प्रोटोकॉल्स है ना, आज क्या है हमारे पास। आप सभी ने पढ़ा घर पर, प्रोटोकॉल्स पढ़कर आए। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या होता है, कल जो अपन ने पढ़ा था उसको घर पे रिवाइज किया है। 45 मिनट की क्लास थी है ना, लगभग आपको 1.5 घंटा उसको करना था, 90 मिनट करना था। किया आप लोगों ने? आपको बार बार उसको करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी चीज़ें। और अभी आ जाएगी है ना। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मकान बनाते हैं अपन, मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, ईंटों की चुनाई करते हैं है ना, प्लास्टर करते हैं। जब अपन प्लास्टर करते हैं तो क्या होता है, ईंटों की चुनाई होती है, प्लास्टर होता है। उसके बाद क्या होता है, सीमेंट को पकाना पड़ता है। सीमेंट को पकाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, मकान मालिक की, बनाने वालों की नहीं होती। मकान मालिक को ध्यान रखना पड़ता है कि अरे यार इस पर क्या करना है, मुझे तरी करना है, पानी पिलाना है इसको, है ना। अब क्या होता है, हम लोग तो बना के चले गए, पूरा हमने सेटअप कर दिया, सारा कुछ बना दिया। अब आपकी भूमिका है उस पर तरी करना। और तरी कब करना रहती है, जब बनाया है उसी के बाद 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक, है ना, कंटिन्यूस तरी करनी पड़ती है। तब जाके क्या होता है, वो बिल्डिंग मजबूत होती है। आपने मान लिया जाए कि आज दीवार बनाई, उसके बाद 10 दिन बाद आप उस पर तरी कर रहे हो, तो क्या सीमेंट पकेगी? क्या जो बनाई हुई जो मेहनत थी ना, वो सब बेकार हो जाएगी। एजुकेशन इसी तरह से काम करती है। हम बनाते हैं, हम बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आप जब तक उस पर तरी नहीं करोगे, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, वो माइंड में सेट ही नहीं होगा। और आप ये सोचोगे बाद में कर लेंगे, तो बाद में तो धूल हो गई, वो कुछ भी नहीं है। उस दीवार को आप एक मुक्का मार के गिरा दो, मजबूती नहीं आएगी। और एक बार आपने 7 दिन लगातार दे दिए उसको, तो फिर वो 7 महीने 7 साल 70 साल तक चलेगी। वो 7 दिन आपके 70 साल तक काम आ रहे हैं। एक बार किसी चीज़ को आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो वो जीवन भर काम आएगा, है ना। आप उसी वक्त उसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर उस वक्त नहीं समझ पा रहे हो तो बाद में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल हमने कई बार सुना होगा, राजनीति में भी सुना होगा, प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल होते हैं, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना। कई बार अपने कैंपस में भी सुना होगा, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स है। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या होते हैं, नियम, है ना, निर्धारित नियम। निर्धारित नियम मतलब क्या, यह कार्य ऐसे ही होगा, इस कार्य को करने में इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वो वापस से उदाहरण लेते हैं उसी का, बिल्डिंग मटेरियल का। जब अपन दीवार बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, सीमेंट के साथ रेती मिलाते हैं, है ना। रेती और सीमेंट दोनों मिलाकर माल बनाएंगे, उसके बाद उससे दीवार की चुनाई होती है। क्या उसमें कोई रेशो रहता है, या वैसे ही मिला देते हैं कि कुछ भी इच्छा हुई इतनी सीमेंट ले ली, कुछ भी इच्छा हुई इतनी रेती ले ली और बना लिया और लगा दिया? एक रेशो होता है, एक निर्धारित नियम होता है कि क्या करेंगे। एक अगर उसमें कट्टा, एक बोरी अगर आप सीमेंट ले रहे हैं, तो रेती की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये निर्धारित है। ठीक है, तो ये निर्धारित है। तो निर्धारित नियम से अगर कोई काम होगा तो काम सफल होगा, अगर काम निर्धारित नियम पे नहीं होगा तो सफल नहीं होगा। ठीक है, जब अपन बात करते हैं डिवाइसेस की, तो डिवाइसेस में भी निर्धारित नियम लागू होते हैं, वो कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। कौन कौन से नियम लागू होते हैं, कहाँ कहाँ नियम लागू होते हैं? डिवाइस को यूज़ करने में नियम लागू होते हैं, डिवाइस को चलाने में नियम लागू होते हैं, डिवाइस को कनेक्ट करने में नियम लागू होते हैं, नेटवर्क में लेने पर नियम लागू होते हैं, नेटवर्क के अपने नियम होते हैं, है ना। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स है, सबसे पहले आपको कहाँ देखने को मिला था, स्कूल में। जब आप छोटे बच्चे थे तो स्कूल में गए तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल था। क्या प्रोटोकॉल था? सबसे पहले यूनिफॉर्म पहन कर आना। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, आप उस स्कूल के स्टूडेंट कब बनेंगे, जब आपके पास वो यूनिफॉर्म होगी। अगर यूनिफॉर्म है तो आप स्टूडेंट है, यूनिफॉर्म नहीं है तो आप स्टूडेंट नहीं है। तो यूनिफॉर्म क्या हो गया, अपने आप में प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कई सारे प्रोटोकॉल्स शुरू हो जाते हैं, ऐसे रहना है, ऐसे पढ़ना है, इस क्लास में बैठना है। क्या कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा अपनी इच्छा से जाकर 3rd क्लास में बैठ सकता है? क्या नहीं बैठ सकता है। ठीक है,
क्योंकि वो प्रोटोकॉल है कि आपको इस क्लास में ही पढ़ना है, साल भर पढ़ना है, फिर एग्ज़ाम देनी, फिर एग्ज़ाम देने के बाद आप पास आउट होंगे तो अगली क्लास में जाओगे, नहीं होते तो उसी क्लास में रह जाऊँगा। तो यहाँ पे भी कुछ निर्धारित नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके माध्यम से अपन वो काम करते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स डिवाइस के अलग होते हैं और इंटरनेट के अलग होते हैं। अभी अपन इंटरनेट के प्रोटोकॉल समझेंगे, तो यहाँ पर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आते हैं। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इंटरनेट के लिए होते हैं, मैं थोड़ा सा बोर्ड को हाफ कर लेता हूँ ताकि आपको लिखने में इजी रहेगा। सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है अपनी पहचान का, जिसे बोलते हैं TCP/IP, है ना। TCP/IP का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल मतलब आप किसी डिवाइस को यूज़ करें या ना करें, ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। जब भी अपन उस डिवाइस को एक्टिव करते हैं तो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। आपने टीवी का स्विच ऑन किया, फिर आप रिमोट से टीवी ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें एक LED लाइट चल रही है, मतलब वो पावर कंजप्शन वहाँ पे स्टार्ट हो गया, ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, आपने वाईफाई ऑन किया, वाईफाई से आप कनेक्ट हुए या नहीं हुए, आपने अपने इसमें मोबाइल में जो आपका क्या होता है डेटा, है ना, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल डेटा, है ना। तो मोबाइल डेटा आपने ऑन किया, मोबाइल डेटा ऑन करने के बाद क्या, आप उसको यूज़ करें ना करें, लेकिन वो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया। तो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो TCP कहलाता है। और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी आप इंटरनेट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपका एक नाम, एक पहचान बनेगी। हम जब इंटरनेट पर जाते हैं तो इंटरनेट पर अपनी एक पहचान लेकर जाते हैं ना। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप बिना पहचान के नहीं जाएंगे। जैसे अपन जब स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म तो पहन ली हमने, लेकिन यूनिफॉर्म पहनने के बाद हमारी एक आइडेंटिटी होती है ना। वो आइडेंटिटी क्या होती है, हमारा एक ID कार्ड होगा, एक ID नंबर होगा, या अपना एक रोल नंबर होगा, है ना। या जब प्रेजेंट लेते हैं ना तो नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वो सबकी अपनी एक ID होती है, एक यूनिक ID होती है। जैसे हम लोगों की भी एक यूनिक ID है, उसे क्या कहते हैं, हम सबकी एक यूनिक ID है। नाम तो कई के मिल जाते हैं ना, राम बहुत सारे होंगे, श्याम बहुत सारे होंगे, मोहन बहुत सारे होंगे, हमारी यूनिक ID क्या है सबकी? आधार, है ना। आधार क्या है, हमारी यूनिक ID है। वैसे आधार भी यूनिक ID है। अब क्या होता है, जैसे समग्र ID भी आप बोलोगे सर यूनिक ID हो सकती है, लेकिन समग्र ID की डिजिट्स कम है, ठीक है। 6 डिजिट 7 डिजिट में आता है, तो वो क्या होता है, कम संख्या के लिए है। तो फिर हमारा MP का समग्र हो सकता है किसी दूसरे प्रदेश में किसी दूसरे के साथ मैच हो जाए, लेकिन आधार नंबर पूरे देश में किसी और के साथ मैच नहीं हो सकता। तो ये अपनी क्या होगी, यूनिक ID हो गई, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको क्या देता है, एक यूनिक ID देता है। प्रोटोकॉल IPv4, है ना, IPv5 6, है ना, IPv4 IPv6 इन दोनों तरह से चलते हैं। अभी अपन जैसे अगर IPv4 की बात करें तो इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 255 तक, है ना। अपन इसमें डिजिट ले सकते हैं 0.0.0.0। ये 4 जगह पे अपन नेटवर्क बना सकते हैं। इसको यूँ समझिए कि ये हो गया एक नेटवर्क जिसमें एक सिस्टम कनेक्ट हुआ। इसी नेटवर्क में क्या हुआ, आपने यहाँ पे 1 लिखा, 1 के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया 1, तो अभी दूसरा सिस्टम कनेक्ट हो गया। फिर यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, तो 3 सिस्टम कनेक्ट हो गए। फिर यहाँ पर 4 लिख दिया, 4 सिस्टम कनेक्ट हो गए। ऐसे अपन इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, 255 तक। जैसे 256 लेंगे तो 256 ना लेते हुए अपन क्या करेंगे, इस 1 को 2 कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर इसको वापस से 1 कर देंगे। फिर ये जब 255 हो जाएगा तो इसको अपन 3 कर देंगे। तो ऐसे हमारे सिस्टम जुड़ते जाएंगे, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे डिवाइसेस अपन जोड़ देंगे, क्योंकि 255 ये, फिर एक 255 हो रहा, फिर 255 गुणित 255, ठीक है। फिर वो 1 से शुरू हुआ, फिर गुणित 255, फिर वो 1 से शुरू हुआ 255 तक, फिर ये 1 से शुरू हुआ, फिर गुणित 255। तो इतनी सारी डिवाइसेस अपन यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आया। एक ये तो हो गया हमारा इंटरनेट पर IP हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, स्टैटिक IP और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब क्या और डायनेमिक मतलब क्या। स्टैटिक मतलब जो हम बना रहे हैं, हमने जो निर्धारित किया,
स्टैटिक मतलब क्या होता है, निर्धारित की गई आईपी, है ना। हमने हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्धारित किया, हमारी डिवाइस का नाम निर्धारित किया कि इसका नाम यही रहेगा, ठीक है। और डायनेमिक मतलब क्या, जो भी आपको इंटरनेट पर फ्री आईपी मिल रहा है वो आपको अवेलेबल हो जाए, वो होती है डायनेमिक, है ना। आप जब भी इंटरनेट पर जाते हैं तो स्टैटिक आईपी से नहीं जाते हैं। स्टैटिक आईपी का यूज़ आप लोकल एरिया में कर सकते हो, आप इंटरनेट बनाना हो तो उसमें कर सकते हो, 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो, 10 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं इंटरनेट की तो वहाँ पे स्टैटिक आईपी काम नहीं करता, वहाँ पे डायनेमिक आईपी काम करता है। हर डिवाइस का जो भी डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट करती है, जो भी डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट करती है उस डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है ना। यूनिवर्सल आईपी क्या होता है, हर डिवाइस के साथ एक यूनिवर्सल आईपी होता है जो कहाँ से शुरू होता है, 192.168.1 के बाद कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 13 हो सकती है, 18 हो सकती है, 105 हो सकती है, 200 हो सकती है, 255 हो सकती है, 305 हो सकती है ना, हो सकती है ना। 255 के ऊपर नहीं होती है, 305 हो सकती है। हाँ सर हो सकती है, कहानी सुना रहे हैं सर तो हैं हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, मैंने बताया ना 255 की नहीं बात नहीं हो सकती, तो फिर 305 कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड रखें, ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं वो सब चीज़ें सही है, हमारी गलतियाँ निकालने की कोशिश करें, हम तो जानबूझ के गलत हो रहे तो तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, हमको ध्यान नहीं रहे कि यार हम गलत हो रहे हैं और तुम पकड़ो कि सर यहाँ पे ये आपने नहीं बताया तो अच्छा लगेगा। अब यहाँ तो हम जानबूझ के गलत हो रहे तो भी तुम नहीं पकड़ रहे हो। तो 305 कोई आईपी नहीं होती है क्योंकि 305 तक पहुँचता ही नहीं, 256 भी नहीं होता है क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है इसलिए 255 तक चल पा रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल आईपी क्या होती है, 192.168.1 के बाद कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है। तो ये हो गया आपका टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन। हाँ सर जो आईपी की जो 192 देगा इसको अपन 1 से 255 तक जाते हैं, इसको 5 क्लास में बांटते हैं। 5 क्लास क्या बताती है आपने, ये होती है 192 वाला, फिर 192 से लगभग 2 to 7 तक जाता है। सर ये क्लासेस क्या बताती है आईपी में, कौन सी क्लास। सर ये 192 आपने कहा, हाँ ये पूरी सीरीज चलती है ना 1 से 255 तक, सर इनको 5 क्लास में बांटा गया है, तो ये क्लासेस क्या बताती है क्लासेस। सर जो आपने कहा ना 192 यहाँ से हाँ, तो इनको अपन अलग अलग क्लासेस में कनेक्ट करने के बाद किस तरह से यूज़ करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ये आप जानना चाह रहे हो, तो वो अपन बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले एक बार नॉर्मल वे में समझ जाए क्योंकि अपन एडवांस लेवल पर जाएंगे तभी तो उनको ये भी याद नहीं हो रहा है ना। अभी अपन IPv6 पर गए ही नहीं, क्यों नहीं गए, क्योंकि पहले ये 4 तो समझ लें अपन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन अच्छा है ना। अलग अलग क्लासेस में भी अपन इसको डिवाइड करेंगे, क्यों अपन यहाँ पर निर्धारित करते हैं 192, है ना, किस क्लास में इसको लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी अपन बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इसको इतना समझ लें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। दूसरा होता है UDP, है ना, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। ठीक है, यूज़र डेटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल मतलब क्या, यह डेटा को मेज़र करता है ना। UDP के कारण क्या होता है, आपका जो ट्रांसफ़र रेट होती है वो बढ़ जाती है। अगर आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डेटा को भेज रहे हैं तो UDP का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन UDP यह निर्धारित करता है कि वहाँ पर उसके भेजने के लिए स्पेस को निर्धारित करेगा, किस तरह से उसको बैंडविड्थ को सेट करेगा, कहाँ से वो निकलेगा डेटा, किस तरह से जाएगा, कहाँ से वो इजी जा सकता है। जैसे आपने जब भी देखा हो, हम जब किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना, जैसे एक फ़ोल्डर को कॉपी किया दूसरे में पेस्ट कर दिया तो कॉपी पेस्ट हो रहा है। इसी दौरान अपन ने क्या किया, एक और फोल्डर लिया और उसके बाद फिर उसको भी हमने कॉपी पेस्ट किया, तो पहला फोल्डर भी कॉपी पेस्ट हो रहा, दूसरा भी कॉपी पेस्ट हो रहा। अब उन दोनों में क्या हो रहा है, टाइम शेयरिंग हो रही है। आपका जो प्रोसेसर है वो एट ए टाइम केवल एक ही पर काम कर रहा है। अब आपने उसको 2 टास्क दे दी तो वो थोड़ा इस पर ध्यान देगा, फिर इस पर जाएगा, फिर इस पर देगा, फिर इस पर जाएगा। और इन दोनों के बीच में UDP क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वो निर्धारित करेगा कि आपका डेटा पहले कौन सा डेटा जा सकता है ना। मान लीजिए कोई 80 KB की फ़ाइल है और एक 80 MB की फ़ाइल है,
तो पहले 80 KB की फ़ाइल चली जाएगी, 80 MB की फ़ाइल को जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो पहले 80 KB को फटाफट निपटा देता है, फिर वो 80 MB पर आता है। इसी बीच एक जगह जब आपका फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे 80 KB की फ़ाइल है, दूसरी जगह पे 128 KB की, तो 80 KB को पहले किया, फिर 128 KB को किया, फिर इधर फाइल पर आया, फिर उधर गया। इस तरह से वो वहाँ पर डेटा को सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस दौरान क्या होता है, डेटा में कई बार क्या होता है, डेटा करप्ट भी हो जाता है। जैसे आपने पहले देखा होगा पुराने समय में क्या चलता था, अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब अपन डेटाग्राम मतलब क्या कर रहा है, ये उसकी डेटा को पूरा ग्राफ लेकर चल रहा है कि हाँ डेटा कहाँ है, कैसा है, किस स्थिति में, कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमको यहाँ से 1 से लेकर 100 तक जाना है। इस बीच अगर मान लिया जाए यहाँ पे 65 पर कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको कोई एरर आ गया, तो क्या होता है, इस एरर पर पहले क्या होता था कि डेटा पूरा ही बेकार हो जाता था। कोई फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं और अगर वो डाउनलोड होते होते अगर 99% पर भी रुक गई तो क्या हो जाती, करप्ट हो जाती थी। करप्ट मतलब वो काम ही नहीं कर पाएगी, वो नष्ट हो गई, अब उसका कोई यूज़ नहीं रहा। लेकिन अभी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के माध्यम से क्या होता है, अपन उस जगह पर जिस जगह पर वह रुका है, अगली बार जब अपन उसको एक्सेस करेंगे तो उस जगह पर वो एरर तो बताएगा, लेकिन वहाँ से उस फाइल को फिर से कंटिन्यू कर देगा, है ना। इसे बोलते हैं रिज्यूम करना। ठीक है, तो रिज्यूम करने की फैसिलिटी हमको मिल जाती है। और रिज्यूम करने पर क्या होता है कि हमारे पास डेटा भी बचेगा और समय भी बचेगा। 1 GB की एक फ़ाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, उस फाइल में आपको 1 घंटा लग रहा है या आधा घंटा लग रहा है। ठीक है, अब वो जो समय आपका लग रहा था, अब आपने कितना किया, 45% कर लिया। 45% किया तो लगभग 500 MB के लगभग हमारा डेटा चला गया। अब 500 MB का डेटा भी चला गया और समय भी चला गया, लगभग आधा घंटा अपन ने 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जो भी उसको लगे वो समय भी चला गया। अब वापस से जब उसको डाउनलोड करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यूटीपी आपको क्या करता है, इस तरह का इंटरफेस बनाता है कि जिस जगह से आपने उसको ब्रेक किया वो वहीं से उसको दोबारा रिट्राइव कर लेगा ना। ठीक है, इसका विशेष यूज़ तो ये भी रहता है ना। जैसे ये क्या करता है, जनरली अगर एरर आ रहा है ना, रिज्यूम की फैसिलिटी आपको कौन दे रहा है, यहाँ पे TCP/IP दे रहा है और FTP दे रहा है ना। UDP ये भी निर्धारित करता है कि यहाँ पे अगर एरर आ रहा है तो एरर के आने पर वो उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा और आगे बढ़ाता जाएगा। मतलब आपने देखा होगा कि कई बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो भी वो वहाँ पे वेट कर रहा है कि यार मुझे मिल जाए, मैं आगे चला जाऊँ, मुझे ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है ना। कनेक्शन नहीं भी मिल पा रहा है तो भी वो प्रोसेस में लगा हुआ है। किसी कारणवश कोई एरर भी आ गया तो वो पूरी कोशिश करता है कि यार एक बार इसको मैं शॉर्ट आउट कर दूँ, क्योंकि अगर ये रिज्यूम करेगा तो फिर हमको दूसरे जो प्रोटोकॉल्स है उनका प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारे यहाँ पे इस UDP के माध्यम से, इस प्रोटोकॉल के माध्यम से पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए है। और यहाँ पे डेटाग्राम मतलब डेटा को ग्राफिक करके यहाँ पर उसकी एक प्रोसेस होती है जहाँ पे वो उसको मेज़र करता है कि डेटा किस प्रकार का है और किस तरह से ये जाएगा, और वो निर्धारित करता है कि कितनी जल्दी इसको अपन भेज दें। जो भी काम अगर अपन UDP के माध्यम से करेंगे तो फास्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब काम करते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ करप्शन आ सकता है, एरर आ सकता है, तो उन सारी स्थिति से बचाने के लिए उसको फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो UDP भी पुराना हो गया, अभी तो इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं लाते हैं। एक और है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। इसमें क्या होता है, ये मेल संबंधी प्रोटोकॉल है आपका। ठीक है, इसका उपयोग अपन मेल सर्विसेज के लिए करते हैं। ठीक है, आप कोई भी मेल सर्विसेज ले लें। मेल सर्विसेज कौन कौन सी है हमारे पास, एक तो जीमेल है, याहू मेल है, हॉटमेल है,
रेडिफ मेल है, और भी कई तरह की सर्विसेज हमारे पास होती है। सबसे मेन आजकल हमको जो सर्विसेज मिल जाती है इसी को ही, वो होती है डोमेन रिलेटेड, है ना। आपका जो भी डोमेन होता है ना, तो वो डोमेन भी आपको यहाँ पे मेल सर्विसेज देता है। हमारा कोई भी डोमेन है, जैसे shricrc.com हमारा डोमेन है ना, www, तो यहाँ पर भी हम मेल सर्विसेज दे सकते हैं अपने यूज़र को। हमने यहाँ पे एक एडमिन बना लिया, admin@shricrc.com, है ना। तो इस तरह से अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने मेल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ एडमिन की बजाय अपन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर वैसे तो सामान्य तौर पे आपको 5 यूज़र नेम बनाने की परमिशन डोमेन अपने साथ दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो फिर होस्टिंग निर्धारित करेगा कि कितने ज़्यादा आपको बनाने हैं। तो होस्टिंग आपको बोलेगा कि अनलिमिटेड बनाने हैं क्या, तो अनलिमिटेड बना दो, है ना। तो अनलिमिटेड बनाना मतलब अपने यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको दे दिया अपन ने, या जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको दे दिया, है ना। अब ये क्या हो गया, अपना एक तरह का इंटरनेट हो गया। हमारा सारा जो मेल है वो हमारे यहीं पर मिल रहा है, एक दूसरे के माध्यम से मिल रहा है, तो ये सब इंटरकनेक्शन हो जाता है ना। तो SMTP क्या करता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको कोई भी मेल भेजना है किसी के भी माध्यम से, चाहे वो जीमेल के माध्यम से जाए, याहू मेल के साथ, हॉटमेल, रेडिफ मेल, किसी के भी साथ जाएगा, लेकिन वो जाएगा किसके माध्यम से, SMTP के माध्यम से। जब भी अपन मेल भेजेंगे तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, SMTP करेगा, ठीक है। इसके बाद होता है POP, है ना। POP का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP में आपको यही लिख दूँ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करेगा, जो पोस्ट ऑफिस करता है, क्या करता है पोस्ट ऑफिस, संदेश को रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है ना। एक पोस्ट ऑफिस की भूमिका क्या होती है कि कुछ अपन वहाँ पर जाकर अपना लेटर भेज भी सकते हैं, और कई सारे लेटर उसके पास आते हैं, उनको वो सेंड भी करता है। तो रिसीवर सेंडर की भूमिका के लिए POP का यूज़ किया जाता है ना। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसके अलग अलग वर्जन है, अपन POP 3 पर काम करते हैं अभी। एक होता है HTTP। अगर इंटरनेट पर वेबसाइट चलानी है तो HTTP का प्रयोग किया जाता है। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अभी जब अपन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं HTML, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के माध्यम से जो भी वेबसाइट बनाई जाती है, उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए अपन को HTTP का यूज़ करना पड़ता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपको यह सुविधा देता है कि आप जितनी भी उसमें कैस्केडिंग आपने लगाई है, जितनी भी स्टाइल लगाई है, जितनी भी डिज़ाइनिंग करी है, जितना भी आपने मल्टीमीडिया उसमें डाला है, टेक्स्ट डाला है उसमें आपने, और टेक्स्ट के अलावा उसमें आप जो भी जो ऑडियो डाला, वीडियो डाला, विजुलाइज़ किया उसको, उसका कलर ग्राफिक चेंज किया, सारी चीज़ों के साथ वो वेबसाइट को आपको प्रदर्शित करें, ठीक है। अब अलग अलग कोडिंग में जब उसको तैयार करते हैं, होता है क्या है, सामान्य तौर पे आपने कंटेंट डाला है ना, तो कंटेंट डाला तो वैसा कि वैसा कंटेंट आपको शो हो जाए जैसा आपने वेबसाइट में डाला। लेकिन आपने कंटेंट को क्या किया, उसमें आपने उसका कलर चेंज किया, उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज की, उसका बैकग्राउंड चेंज किया, उसमें कुछ शेप वगैरह डाले, कुछ इमेजेस डाली, कुछ ऑडियो डाला, वीडियो डाला, सब चीज़ें आपने सारे कंटेंट के साथ अगर उसको डिस्प्ले कराना है तो HTTP का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। HTTP का प्रयोग किए बिना भी हम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो वेबसाइट कैसी होगी, वो सिर्फ डेटा को सर्कुलेट करने के लिए होगी। इंटरनेट जैसे हैकिंग अगर होती है ना, तो हैकिंग जब करते हैं तो कहाँ पे की जाती है हैकिंग, जो वेबसाइट दिख रही उस पर, या जहाँ पर वो वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पर, है ना। कहाँ पर होता है, जैसे क्या होता है, जो भी आपकी वेबसाइट है वो पर्टिकुलर एक कंप्यूटर पर रखी हुई है, वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा, आपका वेब सर्वर, है ना। वेबसाइट को सर्व करने के लिए जो कंप्यूटर आपको अवेलेबल होता है वो वेब सर्वर है। तो अब जो वेबसाइट आपको ऊपर दिख रही है, मतलब स्क्रीन पर दिख रही है, सॉफ्ट कॉपी में दिख रही है, उससे का कोई मतलब नहीं उसको, क्योंकि उस पर कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है। बंदा कहाँ जाना चाहता है, जहाँ सर्वर है, क्योंकि जब भी किसी वेबसाइट को हैक किया जाता है तो उस वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे आपने उसका फोल्डर पूरा ओपन कर लिया, जैसे आप जितनी भी फाइलें आपने बनी उन सारी फाइलों का एक फ़ोल्डर बनेगा, तो उस फोल्डर को जब अपन ओपन करेंगे तो पता चल जाएगा ये सारी फाइलें बना रखी, इसमें ये सारी कोडिंग कर रखी है ना। आज से कुछ सालों पहले नीमच पुलिस की जो वेबसाइट थी वो हैक हो गई थी, और उस पर लिखा हुआ आ रहा था आई लव पाकिस्तान,
ठीक है, ऐसा पूरे देश में कई बार कई जगहों पर हो जाता है। तो अब क्या होता है, हैकर ने क्या किया, उस लोकेशन पर चला गया और उस फाइल को, पर्टिकुलर जो फाइल वहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी, उस फाइल को उसने ओपन किया और उसमें एडिट करके कुछ भी लिख दिया। तो ये हैकिंग होती है। तो हैकिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पर्टिकुलर जहाँ पे आपका वेब सर्वर है उस जगह पर। तो उसके लिए आपको HTTP की ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, IP की, है ना। क्योंकि हर डिवाइस अपनी पहचान किसके माध्यम से दे रही है, IP के माध्यम से। HTTP के साथ तो आपने यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिख दिया, है ना, आपने एक वेबसाइट का नाम लिखा HTTP और www.google.com। अब गूगल इतना बड़ा सर्च इंजन हो गया, इतनी बड़ी वेबसाइट हो गई है कि वो किसी एक वेब सर्वर पर नहीं आ सकती। तो क्या कर रखा है गूगल ने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 किसी भी सर्वर से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब क्या होता है, ये सर्वर अगर नहीं मिल रहा किसी कारणवश तो यहाँ पे स्विच हो जाएगा, ये नहीं मिल रहा किसी कारणवश तो यहाँ से स्विच हो जाएगा, ये नहीं मिल रहा तो यहाँ स्विच हो जाएगा, ये नहीं मिल रहा तो यहाँ स्विच हो जाएगा, ये नहीं मिल रहा, कहीं पर भी जाकर उस पर काम किया जा सकता है। आप MP ऑनलाइन पर कभी आप जाएंगे और इंटरनेट पर अगर आप उसको मतलब सिस्टम पर यूज़ करेंगे तो नीचे उसका सर्वर नेम लिखा आता है, चाणक्य है, आर्यभट्ट है, नागार्जुन है, तो वो अलग अलग सर्वर के नेम दिखते हैं। कभी आप लॉगिन कर रहे हैं तो चाणक्य से हो रहा, कभी नागार्जुन से हो रहा, कभी आर्यभट्ट से हो रहा, तो हर बार वो चेंजेस होता जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये वेब सर्वर, अब वेब सर्वर की पहचान क्या होती है, IP, है ना। हर डिवाइस की पहचान क्या होती है, IP। दिखने में तो हमको www.google.com दिख रहा है, लेकिन वो एक और एड्रेस एग्जिस्ट करता है जो उसका IP होता है। ठीक है, तो HTTP के माध्यम से अपन क्या करते हैं, इसको विजुलाइज तो कर रहे हैं, है ना, जैसा वो दिखाना चाह रहे हैं वैसा अपन दिखा पा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जहाँ पर है उस तक पहुँचना है तो अपन IP का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से ग्राफिक्स के साथ में, डिज़ाइनिंग के साथ में, एट्रैक्टिव रूप में अगर डिस्प्ले कराना है तो HTTP। अब HTTP इतना चला कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, है ना, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो क्या हुआ, लोगों ने हैक करना बहुत शुरू कर दिया, हैकिंग बहुत हो गई। बहुत सारी वेबसाइट, जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कई बार हैक हुई, कई बार उस पर एक तो हैक भी होती है और क्या होता है, वायरस भी छोड़ देते हैं। तो वायरस अटैक भी हो गया। जो यूज़र जाता है उस वेबसाइट पर और क्लिक करता है, पता चल रहा है उसको वायरस लग रहा है, उसकी डिवाइसेस ख़राब हो रही। तो क्या किया गया, और HTTP हर कोई उस पर जा पा रहा है, तो फिर क्या HTTP को सिक्योर किया गया, है ना। सिक्योर जैसे अपन देखते हैं ना, वेरीफाइड अकाउंट होते हैं, है ना, जैसे अपन इंस्टाग्राम वगैरह किसी पर जाएंगे तो उस पर वेरीफाइड अकाउंट होते हैं। तो वेरीफाइड मतलब क्या कि हाँ ये प्रॉपर वेरीफाई किया गया है, ये व्यक्ति वही है जो दिख रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, अमिताभ बच्चन का अकाउंट मैंने बना लिया और मैं अमिताभ बच्चन की तरह बात कर रहा हूँ वहाँ पे और बता रहा हूँ कि देखो आज तो मैंने खाने में ये खाया, ठीक है, तो लोग विश्वास करेंगे हाँ यार ये अमिताभ बच्चन ही बोल रहा है। लेकिन जब वो वेरीफाई कर देंगे तो सब चीज़ें वेरीफाई करेंगे, लोकेशन क्या है आपकी, अमिताभ बच्चन कहाँ रहता है, प्रतीक्षा में, आप कहाँ रह रहे हो, और भी कई सारी चीज़ें वो वेरीफाई करते हैं। तो फिर क्या होता है, वो वेरीफाइड अकाउंट होता है। बोले नहीं यार ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो रही है, बंदा यहीं पर रहता है, बंदा इन्हीं लोगों के बीच में रहता है, इसकी ये सारी बातें सब मैच हो रही है, तो उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो इसी तरह से वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए क्या यूज़ हुआ, नया एक और प्रोटोकॉल HTTPS। अभी आप जाएंगे तो अधिकतर वेबसाइट आपको HTTPS मिलेगी। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, यहाँ पे आपको सिक्योर्ड वे में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी डेटा होता है वो एनक्रिप्ट फॉर्म में होता है। एनक्रिप्ट फॉर्म में जब होता है तो एनक्रिप्ट फॉर्म हर कोई यूज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, जब एनक्रिप्ट समझते हैं अपन, WinRAR फाइल जो बनती है हमारी, हम किसी भी फाइल को RAR फाइल बना सकते हैं ना, उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। अभी आपके किसी भी सिस्टम पे आप बैठेंगे और एक फ़ोल्डर है, उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा ऐड टू आर्चिव। ऐड टू आर्चिव मतलब क्या होता है, अपन उसको आर्चिव फाइल बनाना चाहते हैं, उसको एनक्रिप्ट करना चाहते हैं। तो जैसे अपन उसको एनक्रिप्ट करेंगे वो RAR फाइल बन जाएगी। और RAR फाइलें क्या होती है, ओपन नहीं होती है। RAR फाइलों की ये विशेषता है कि अगर RAR फाइल है तो उसमें वायरस नहीं लगेंगे, वायरस है तो हटेंगे भी नहीं, वो जैसी जैसी आ गई वैसी की वैसी रहेगी, न तो उसमें से कुछ जाना है न उसमें कुछ डाला जा सकता है। ठीक है, और साथ ही उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। अगर आपकी RAR फाइल है उस पर पासवर्ड डाल दिया तो हर कोई उसको ओपन भी नहीं कर सकता। पासवर्ड नहीं भी है तो भी कोई उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि कोई दूसरी फाइल उसमें आती नहीं। वो RAR फाइल है वो पूरी पैक रहती है, पूरी कंप्लीट रहती है। वो खुला हुआ खाता नहीं है कि कोई भी आ गया बैठ गया चले गया, नहीं। तो जैसे अपन देखते हैं ना फोल्डर्स में, तो क्या होता है, फाइलें
कोई सी भी फाइलें आ जाती है। जैसे वायरस लगते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले फोल्डर में जगह बनाते हैं, और जगह भी कहाँ बनाते हैं, जो फाइलें होती हैं ना इंपॉर्टेंट, उनके साथ जाके लग जाते हैं। आप जब भी एंटीवायरस यूज़ करोगे तो क्या होता है, कई बार तो एंटीवायरस उन महत्वपूर्ण फाइलों को उन वायरस के साथ हटा देती है, वायरस हटाकर महत्वपूर्ण फाइलों को अलग कर देगी। और कई बार वो वायरस बुरी तरह से उस फाइलों के साथ चिपके रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, उनको डिलीट करना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में आपका सॉफ्टवेयर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर EXE फाइल है, DLL फाइल है, या आपकी जो एग्जीक्यूशन फाइलें हैं वो ही अगर चली गई तो कैसे काम होगा। तो ये भी उस वक्त देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे HTTPS से काफ़ी सिक्योर हो गया, वेल सिक्योर हो गया। मतलब देखो 100% सिक्योर तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, और इंटरनेट की दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वेल सिक्योर है। अभी अगर अपन किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो एकदम से हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा डेटा भी सिक्योर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोटोकॉल्स कुछ समझ में आया। अगला है www वर्ल्ड वाइड वेब, इसको अपन कल करेंगे। थोड़ा सा घर से आप पढ़कर आएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा।